हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे आज टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसका मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यानी कि हम जानेंगे इसके अर्थ के बारे में, प्रकृति के बारे में, क्षेत्र के बारे में और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या भूमिका है वह भी हम जानेंगे। मीनिंग का मतलब कि इसका क्या अर्थ है, जिसमें सबसे पहले हम साइकोलॉजी का मीनिंग समझेंगे, फिर उसके बेसिस पर ही हमें पता चलेगा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, इसका नेचर कैसा है, यानी कि प्रकृति कैसे है, ये एकेडमिक साइंस है, सोशल साइंस है, इंक्विजिटिव होता है। तो ये सारी चीजें उससे हमें पता चलेगी। स्कोप का मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि कहाँ कहाँ एजुकेशनल साइकोलॉजी काम आती है, टीचर को समझने में, लर्नर को समझने में, लर्निंग सिचुएशंस को समझने में, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को समझने में। तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी अपनी भूमिका निभाती है। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ और इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं साइकोलॉजी वर्ड के मीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड रुडोल्फ गॉकल द्वारा 1590 में यूज किया गया था। ये वर्ड डिराइव हुआ है टू ग्रीक वर्ड्स साइकी और लोगस से। साइकी का मतलब होता है सोल और लोगस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। दस साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान शब्द दो ग्रीक शब्दों साइकी और लोगस से लिया गया है। साइकी का अर्थ है आत्मा का अध्ययन, आत्मा, और लोगस का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन। इस प्रकार मनोविज्ञान को पहले आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया था। फिर जैसे जैसे इवोल्यूशन होती गई, इसका मीनिंग जो है वो बदलता गया। सबसे पहले इसे बोला गया स्टडी ऑफ सोल, कि साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सोल। और इस चीज को सपोर्ट करने वाले जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे वो थे एरिस्टोटल, प्लेटो और डेकार्टे। फिर उसके बाद बोला गया 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में इसे बोला गया था स्टडी ऑफ सोल। फिर इसे बोला गया कि सोल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, वो कंक्रीट नहीं है, तो इसे बोला गया स्टडी ऑफ माइंड, मन का अध्ययन। कुछ लोगों ने बोला कि इसे हम बोल सकते हैं, और ऐसा बोलने वाले थे इमैनुअल कैंट, जॉन लॉक और विलियम जेम्स। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में इसे स्टडी ऑफ माइंड बोला गया। फिर 18th और 19th सेंचुरी में इसे बोला गया कि ये चेतना का अध्ययन है, यानी कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसे सपोर्ट किया विलियम वुंट और जेम्स ने। फिर बोला गया कि ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कंक्रीट वे में पढ़ नहीं सकते हैं, और कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस भी होती है, अनकॉन्शियसनेस भी होती है, तो उन चीजों के बारे में कुछ नहीं बताया गया। तो इसीलिए बोला गया कि ये क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर है। और 20वीं शताब्दी से लेके, यानी 20th सेंचुरी से लेके आज तक हम साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर मान रहे हैं, यानी कि व्यवहार का अध्ययन। क्योंकि व्यवहार एक ऐसी चीज है जिसे हम समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और वो दिखती है, वो सबके एक जैसी होती है। वेयर कॉन्शियसनेस या माइंड, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, इनमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो इसके जो इवोल्यूशन हुआ है साइकोलॉजी का, उसको वुडवर्थ अपने शब्दों में लिखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछी भी जाती है कि किसके द्वारा ये बोला गया है। तो वुडवर्थ कहते हैं, फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट्स लॉस्ट इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ सॉर्ट। यानी कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने अपनी चेतना त्यागी, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है, यानी कि अब क्या है वो, स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, इज अ सोशल साइंस, यानी कि एक सामाजिक विज्ञान है दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये तीन मेन वर्ड है कि वो किस चीज को स्टडी करती है, मानव के व्यवहार को, उसकी मानसिक प्रक्रियाओं को कि कैसे इंसान सोचता है, और उसके अनुभवों को कि कैसे उसके अनुभव है, उसके बेसिस पर कैसा उसका व्यवहार होता है। तो इन सारी चीजों को ये स्टडी करती है। इट एग्जामिन्स द अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन। ये मानव विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, उन सब की जांच करती है। Psychology aims to understand individuals and groups and to apply this knowledge to improve human well-being.
यानी कि जब हम किसी को समझ जाते हैं तो उसकी वेलबींग के लिए हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हमें पता चल गया कि उसे डिसलेक्सिया है या डिसग्राफिया है या फिर उसे कुछ और मेंटल डिसऑर्डर है, तो जब हमें एक बार प्रॉब्लम पता चल जाती है तो हम उसकी जो वेलबींग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही साइकोलॉजी का एम है। इट इन्वॉल्व्स रिसर्च, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसमें अनुसंधान, सिद्धांत और व्यवहारिक जो अनुप्रयोग हैं वो भी शामिल होते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए साइकोलॉजी में। सबसे पहले तो कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन है। तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इन्होंने ट्रायल एंड एरर की थ्योरी भी दी है और भी बहुत सारे काम किए हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की फील्ड में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है विलियम वुंड को, क्योंकि इन्होंने पहली बार इसमें कुछ साइंटिफिक एंगल लाया। 1879 में इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी खोली लिप्जिग, जर्मनी में। तो इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले हमने जाना कि साइकोलॉजी क्या है, इसमें हम क्या चीजें पढ़ते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा और मनोविज्ञान। वेयर एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जहाँ शिक्षा क्या है, एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब से हमें कुछ ना कुछ सिखाया जाना शुरू हो जाता है, और वो भी शिक्षा ही है, और हमारे अंतिम क्षणों तक हमें कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। तो एजुकेशन क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि इंसान के बिहेवियर में चेंज लाती है। और साइकोलॉजी क्या है? इसी बिहेवियर की स्टडी है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की उस शाखा के रूप में in which theories and principles of psychology are applied to education, जिसमें मनोविज्ञान की जो विचारधाराएं और सिद्धांतों को हम शिक्षा में लागू करते हैं। यानी कि जो भी हमने साइकोलॉजी से सीखा है, ह्यूमन माइंड को हमने समझा है, वो सारी चीजें हम एजुकेशन की फील्ड में जब लागू करते हैं, यूज करते हैं, तो उसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी बोलते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के मतलब को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस, अगर सब्जेक्टिव एग्जाम है वहां भी लिखनी होती है, और कभी कभी कुछ जो फेमस डेफिनेशंस हैं उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या बताता है कि बर्थ से लेके ओल्ड एज तक क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सारे हम इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपने एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट भी पढ़ी हो, तो उसमें भी स्टेज बाय स्टेज है कि एक स्टेज पे इंसान क्या सीखता है, अगली पे क्या सीखता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमस वर्सेस, तो ये सारी चीजें उसमें है। तो ये भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से पता चलता है कि बर्थ टू ओल्ड एज तक किस तरीके से इंसान सीखता है। फिर स्किनर बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा है जो टीचिंग एंड लर्निंग यानी कि शिक्षण और सीखने से संबंधित है। स्टीफन बोलते हैं इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी कि शैक्षिक वृद्धि और विकास का जो व्यवस्थित अध्ययन है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी है। जुड बोलते हैं educational psychology is the science which explains the changes that take place in individuals as they pass through the various stages of development, कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं विभिन्न चरणों से जब वो गुजरता है इंसान, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, वो सारे एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम जानते हैं। पील बोलते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा का विज्ञान है, साइंस है शिक्षा की, क्योंकि सिस्टमैटिक तरीके से हम शिक्षा को इसमें जानते हैं कि शिक्षा क्या है, बच्चा कैसे सीख रहा है, उसको कैसे बेहतर सिखाया जा सकता है, टीचर को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर में अगर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या प्रकृति है, यानी कि किस तरीके का होता है, तो ये सकारात्मक विज्ञान है। इट इज पॉजिटिव साइंस। इसे पॉजिटिव साइंस क्यों बोला गया है? क्योंकि ये एजुकेशनल प्रैक्टिसेस और उसके आउटकम्स को एक्सप्लोर करता है। इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल मेजरेबल फिनोमिना सीकिंग ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स, यानी कि ये सकारात्मक विज्ञान है जो दिखाई देने वाले और मापे जाने वाले तथ्यों पर केंद्रित है, जो वस्तुनिष्ठ सत्य की तलाश करता है। नेक्स्ट क्या है? इट इज अप्लाइड साइंस, अनुप्रयुक्त विज्ञान है। इसमें क्या है? ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को यूज करता है ताकि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव किया जा सके, इन्हांस किया जा सके टीचिंग एंड लर्निंग को, यानी कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जो शैक्षिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है।
इट इज सोशल साइंस, इसे सामाजिक विज्ञान भी बोला जाता है, यानी कि इसकी प्रकृति किस तरीके का होता है, जैसे हम बोलते हैं ना उसका नेचर कैसा है, तो उसमें हम बताते हैं कि क्या क्या चीजें हैं उस इंसान में, तो यही है कि नेचर क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, ये सोशल साइंस बेस्ड सामाजिक विज्ञान भी, क्योंकि इसमें हम समाज को समझते हैं। इट एग्जामिन्स ह्यूमन बिहेवियर, ये इंटरेक्शंस एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस विद इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि शैक्षिक संदर्भों में मानव का व्यवहार कैसे होता है, कैसे अंतर क्रियाएं होती हैं उसकी, और सामाजिक प्रभावों, क्या सामाजिक प्रभाव होते हैं उसका अध्ययन करता है। इट इज एकेडमिक साइंस, यानी कि ये अकादमिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें हम रिसर्च करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर हमें लगता है कि किसी मेथड से बच्चा बेहतर सीख रहा है, हम एक रिसर्च करते हैं कि हमने वो कुछ बच्चों पे वो मेथड लगा के देखा, हमें लगा कि बच्चे बेहतर सीख रहे हैं, बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम उसकी एक थ्योरी बनाएंगे। तो ये क्या है, थ्योरेटिकल फाउंडेशन, जो शैक्षिक सिद्धांतों, अनुसंधान और साक्ष्य, यानी कि जिसके हमें साक्ष्य मिले, प्रूफ मिले, आधारित प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। इट इज बिहेवियरल साइंस, बिहेव यानी कि व्यवहार का विज्ञान है ये, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ता है, इंसान किस तरीके से बिहेव करता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं उसके उस बिहेवियर के पीछे, लर्निंग प्रोसेसेस, क्या अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं, एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल आउटकम्स, की कौन कौन से फैक्टर्स यानी कि कौन कौन से कारक जो है उन्हें प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोइंग साइंस, विकासशील विज्ञान है, निरंतर इसमें चेंजेस आ रहे हैं। लाइक पहले स्किनर की थ्योरी आई, फिर ट्रायल एंड एरर थ्योरी आई, उससे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, हर्ट्ज ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, तो ये सारे क्या है, ग्रोइंग साइंस है, नई नई चीजें इसमें उभर कर आ रही हैं। ये विकसित होता हुआ विज्ञान है, जो अनुसंधान, नए निष्कर्षों और उभर रहे रुझानों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो भी इमर्जिंग ट्रेंड्स है, लाइक पहले क्या था, नॉर्मल लर्निंग होती थी, ट्रेडिशनल लर्निंग होती थी, फिर कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच आया, फिर अब फ्लिप्ड क्लासरूम आ गए हैं, ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच आ गया, तो जो जो चीजें ट्रेंड में है उस चीजों को ये स्टडी करती है। इट इज अ साइंटिफिक और एम्पिरिकल अप्रोच, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। एम्पिरिकल अप्रोच का मतलब होता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर उन, जैसे हम चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर डाटा को एनालाइज करते हैं, उस बेसिस पर हम चीजों को मानते हैं। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जिसमें व्यवस्थित तरीके, अवलोकन, प्रयोग और आंकड़ों का विश्लेषण शामिल है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी, ये अंतर विषयक है, क्योंकि इसमें हम साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ये सारी फील्ड से जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है उन सबको हम इकट्ठा करके पढ़ते हैं। ये अंतर विषयक है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शन और अन्य संबंधित क्षेत्रों से ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि साइकोलॉजी पहले क्या थी, साइकोलॉजी की मदर किसे बोला जाता है, फिलॉसफी को, क्योंकि ये पहले फिलॉसफी का ही पार्ट थी, फिर अलग हुई, लेकिन इसने जो अपनी चीजें हैं वो हर क्षेत्र से ली हुई हैं। फिर अगर हम बात करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर एजुकेशनल साइकोलॉजी काम कर रही है, तो लर्नर को समझने में काम करती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को समझने में, लर्निंग प्रोसेस को समझने में, लर्निंग सिचुएशन को समझने में, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, लर्निंग परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कि कब फॉर्मेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, कब समेटिव असेसमेंट होनी चाहिए, कैसे किस बच्चे को असेस किया जाए, वो सारी चीजें कैसे इवेल्युएट किया जाए, किस तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो सारी चीजें, लाइक ग्रोथ कब तक हो सकती है, डेवलपमेंट कब तक हो सकती है। तो जैसे ग्रोथ एक टाइम तक होती है, ये चीज हमें कहाँ से पता चल रही है, एजुकेशनल साइकोलॉजी से। और डेवलपमेंट क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कैसे हर बच्चा अलग है, हर इंसान अलग है, और उस अलगपन के हिसाब से ही उसके लिए चीजें होनी चाहिए, लर्निंग मेथड्स होने चाहिए, टीचर को टीच उस हिसाब से करना चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर को क्या चीजें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, उन सभी क्षेत्रों में एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करती है, हमें बताती है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो अगर हम इन्हें डिस्कस करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्नर के बारे में, यानी कि शिक्षार्थी पर फोकस करती है ये। एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, मोटिवेशंस, एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल्स टू क्रिएट इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स। दिस इंक्लूड्स एग्जामिनिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग डिफिकल्टीज एंड गिफ्टेडनेस। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षार्थियों की विशेषताओं पर, कि कैसा लर्नर है, क्या वो गिफ्टेड लर्नर है, क्या वो स्लो लर्नर है, क्या वो फास्ट लर्नर है, या फिर वो एवरेज टाइप ऑफ लर्नर है, कैसा लर्नर है, उसको जानने में मदद करती है। उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसके हिसाब से उसकी नीड्स होंगी। अगर स्लो लर्नर है तो चाहिए कि उसे आराम आराम से पढ़ाया जाए, उसे थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाए। अगर गिफ्टेड लर्नर है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका जो दिमाग है कहीं शरारतों में ना चला जाए, तो हमें उसे थोड़ा बिजी रखना है, थोड़ा ऑक्यूपाइड रखना है, ताकि उसकी गिफ्टेडनेस को हम अच्छे से यूज कर सके, वो वेस्ट ना हो।
तो उस हिसाब से उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उन्हें मोटिवेट करना है कि वो कुछ नया करें, कुछ अच्छा करें, उनकी क्षमताएं क्या है उन्हें पहचानना है, और किस तरीके से सीखता है, लर्निंग स्टाइल क्या है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऑडियो लर्नर्स होते हैं, वो ऑडियो से जल्दी सीखते हैं। कुछ बच्चे विजुअल लर्नर्स होते हैं, वो फोटोग्राफ से जल्दी सीखते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक्टिविटी मेथड से जल्दी सीखते हैं। तो कैसा लर्नर है वैसा वो हमें जानना होता है, और उस हिसाब से इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में मदद करता है। इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर इंसान अलग है, उसको समझने में क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं, पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, बच्चे को लिखने में हो रही है, वो सारी चीजों को जानने में मदद मिलती है। यानी कि इस क्षेत्र में लर्नर को इस तरीके से समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी फोकस करती है। नेक्स्ट इज लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगम अनुभव। दिस स्कोप एग्जामिन्स द नेचर, क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि अधिगम अनुभवों की प्रकृति, गुणवत्ता और प्रभावशीलता का अध्ययन करती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। जिसमें हम क्या समझते हैं कि करिकुलम डिजाइन, पाठ्यक्रम डिजाइन कैसा है, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां कैसी हैं, असेसमेंट टेक्निक्स, मूल्यांकन तकनीकें कैसी हैं, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को, यानी कि जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी है उससे कैसे हम समावेश ला सकते हैं। तो इन सारी चीजों को, यानी कि कैसा लर्निंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो जानने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उस क्षेत्र में भी काम करती है। नेक्स्ट इज लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अधिगम प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। इसमें हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान में, कि हाउ लर्निंग अकर्स, कि शिक्षण होता कैसे है, अधिगम को क्या चीजें प्रभावित करती हैं, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे प्रेरणा हो गया, मोटिवेशन, अटेंशन, ध्यान, री, कि कब हमें री देनी है, कब नहीं देनी है, पॉजिटिव री क्या होती है, नेगेटिव री क्या होती है, कितने शेड्यूल के बाद देंगे, वेरिएबल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जानने में हमें मदद मिलती है। एंड इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से बच्चा सीखेगा जल्दी, यानी कि समस्या समाधान से, या क्रिटिकल थिंकिंग से, चिंतन से सीखेगा, महत्वपूर्ण चिंतन से, या फिर डिसीजन मेकिंग स्किल्स से सीखेगा। तो इन सारी चीजों का इसमें विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट इज लर्निंग सिचुएशन। इसका एक ये भी क्षेत्र है कि ये हमें बताता है कि लर्निंग सिचुएशन कैसी हो सकती है, अधिगम स्थिति। इसमें हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं उनको पढ़ते हैं। इसमें सोशल, कल्चरल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, यानी कि सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक और तकनीकी परिस्थितियों को जो प्रभाव है वो हम देखते हैं। इसमें हम क्लासरूम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स भी देखते हैं, यानी कि कक्षा प्रबंधन और संगठनात्मक कारकों को भी हम जानते हैं। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग परफॉर्मेंस। हम अधिगम मूल्यांकन के बारे में भी जानते हैं, यानी कि अधिगम मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, उस क्षेत्र में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी डेवलप्स मेथड्स टू असेस लर्निंग आउटकम्स, मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड इवेल्युएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स। दिस इंक्लूड्स स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, ऑथेंटिक असेसमेंट एंड प्रोग्राम इवेल्युएशन। यानी कि लर्निंग परफॉर्मेंस को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे, उसमें भी हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है, कि क्या क्या मापदंड होने चाहिए जिन पे हमें देखें, यानी कि अधिगम परिणामों का मूल्यांकन करने, छात्रों की प्रगति को मापने के लिए, कि कितना किस बच्चे ने सीखा है, कब उसे रेमिडियल टीचिंग की जरूरत है, उसके लिए पहले हम डायग्नोस करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी से पता चलती है। नेक्स्ट इज टीचर। एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्षेत्र है कि ये हमें टीचर के बारे में बताइए, हमें बताता है कि क्या क्या टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जब आप एजुकेशनल साइकोलॉजी टॉपिक पढ़ते हैं तो आप टीचर के बारे में भी पढ़ते हैं। क्या रोल होते हैं, यानी कि क्या भूमिकाएं हैं, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे एक प्रभावशाली टीचर जो है हम इफेक्टिव टीचर बना सकते हैं। इन डेवलपमेंट टू इनहांस द टीचिंग क्वालिटी, कैसे हम जो अध्ययन करता है उसकी क्वालिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे शिक्षण विधि में हम गुणवत्ता ला सकते हैं। इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, कि टीचर की मोटिवेशन, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, और टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए। जैसे हम बीएड करते हैं तो वो भी एक अच्छा टीचर बनाने के लिए कोशिश की जा रही है, तो वहां पर भी एजुकेशनल साइकोलॉजी काम कर रही है कि कैसा होता है एक अच्छा टीचर। इसीलिए हमें पेडागोजी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है, कंटेम्प्रेरी नीड्स क्या है हमें ये बताया जाता है। नेक्स्ट इज स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। स्कोप क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक और, कि ये हमें व्यक्तिगत भेद जानने में मदद करती है। इट इन्वेस्टिगेट्स वेरिएशंस इन लर्नर्स एबिलिटी। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है, हर इंडिविजुअल की नीड्स डिफरेंट है, एबिलिटीज डिफरेंट है, इंटरेस्ट डिफरेंट है, और लर्निंग स्टाइल्स भी डिफरेंस है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी इस क्षेत्र में भी काम करते हैं कि कितने तरह के लर्नर्स होते हैं, क्या उनकी एबिलिटीज होते हैं, कैसे उन्हें समझा जा सकता है। इट कंसीडर्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डिफरेंसेस to adapt teaching methods. This scope enables inclusive learning environment and effective instruction. जब हमें पता होगा कि कितने तरीके के लर्नर्स होते हैं, कैसे लर्नर्स होते हैं, तो उनके हिसाब से हम जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बनाएंगे, और उस हिसाब से हम एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लास में,
जिससे हर बच्चे को फील हो कि उसे इंक्लूड किया जा रहा है। यानी कि इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है कि कोई भी बच्चा ऐसा फील ना करे कि वो अलग है, भले ही वो ऑडियो लर्नर हो, विजुअल लर्नर हो, वो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हो, सबको ऐसा लगे कि उनको एंगेज्ड फील हो, सबको सबकी जरूरतों के हिसाब से। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बेसिकली मीन बच्चे की नीड के हिसाब से हमें उसे चीजें प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि विकास और वृद्धि को जानने के लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एग्जामिन्स ह्यूमन डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पैन, की कैसे, जैसे मैंने एरिक्सन थ्योरी बताई आपको कि कैसे इंसान सीखता है, कोलबर्ग की मोरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट जो भी है, मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उससे हमें पता चलता है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से जो पैवलव की उससे हमें पता चलता है कि इंसान कैसे सीखता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी से, इन सारी थ्योरी से हमें पता चलता है कि अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेजेस में बच्चा कैसे सीखता है, कैसे उसकी ग्रोथ होती है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानव व्यवहार को जानने में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी मदद करती है। एजुकेशनल साइकोलॉजी अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, मोटिवेशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक संदर्भों में मानव व्यवहार, प्रेरणा और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझता है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि क्या महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि कैसे इंसान में इंट्रिंसिक मोटिवेशन लाई जा सकती है, सोशल इंटरेक्शंस कैसी सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं, और कैसे हम उसमें आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस ला सकते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल है, क्या भूमिका वो निभाती है। तो इसमें बहुत से पॉइंट्स मैंने दिए हैं, 16 पॉइंट्स दिए हैं, तो उनमें से अगर आप कोई 8 या 10 पॉइंट्स भी एक्सप्लेन करते हैं तो वो भी सब्जेक्टिव एग्जाम में सफिशिएंट हो जाएगा। और मैं ये सारे पॉइंट्स बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि बहुत ईजी है, फिर भी आपको किसी में डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आप मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपके डाउट्स दूर करूं। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट बिहेवियर, बेसिक से पॉइंट्स है क्योंकि ये छात्र व्यवहार को समझना। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमें मदद करती है कि हम छात्र के व्यवहार को समझें। अगर कोई बच्चा है क्लास में अच्छे से पढ़ के नहीं आ रहा है तो एज अ टीचर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर नॉलेज होती है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा उस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद से हम छात्र के व्यवहार को समझ सकते हैं। इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स, हमें डिफरेंट चिल्ड्रन के बारे में पता होगा कि कोई बच्चा कैसा है, जैसे क्या लर्नर में क्या उसके मेथड्स हैं, किससे वो बेहतर सीखता है, तो उसके बेसिस पर हम टीचिंग मेथड, अगर हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, अगर हमें लगता है कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से भी पढ़ाया जा सकता है तो उससे पढ़ाते हैं, अगर कम बच्चे होते हैं तो हम प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं या बच्चों को ग्रुप्स में बांटकर प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता चलेगी, अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी कि क्या टीचिंग मेथड किस बच्चे की नीड के हिसाब से बेहतर है। नेक्स्ट इज एनहांसिंग लर्निंग आउटकम्स, अगर हम बच्चे को समझ गए, उसकी नीड्स को समझ गए, उस हिसाब से हमने उसे लर्निंग एनवायरनमेंट वातावरण ऐसा प्रोवाइड कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि लर्निंग आउटकम्स जो है यानी कि शिक्षक परिणामों में सुधार हमें देखने को मिलेगा। डेवलपिंग कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक कौशल का विकास करना है, हम उसे प्रॉब्लम्स देंगे जैसे वो सॉल्व करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर आएगी, और उन प्रॉब्लम्स के जब वो डिसीजन लेगा तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स आएंगी। तो इस बेसिस पर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज, हम शिक्षण अक्षमताओं को समझ सकते हैं। अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो हमें पता होगा कि डिसलेक्सिया क्या है। अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हमें पता चलेगा कि उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, अगर कुछ वर्ड्स वो नहीं पढ़ पा रहा है तो उसके हिसाब से उसके लिए रेमेडी हो सकती है। बच्चे को डिस्ग्राफिया हो सकता है या डिस्कैलकुलिया की प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्फेसिया हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हमें तब पता चलेगा अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी, यानी कि रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी वहां पर भी आ जाता है। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट, कि कैसे बच्चे के अंदर प्रतिबद्धता लानी है चीजों को लेके, कैसे उसे मोटिवेट करना है इंट्रिंसिकली कि बच्चा मोटिवेट हो। तो वो तब होगा जब हम बच्चे को समझेंगे, और वो बच्चे को समझेंगे हम कैसे, जब हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी। नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एम क्या है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो बच्चे की, और होलिस्टिक डेवलपमेंट सिर्फ कॉग्निटिव स्किल्स सीखने से नहीं होगी, बच्चे को सोशली भी, क्योंकि उसे सोसाइटी में रहना है, तो बच्चे की सोशल और इमोशनल ग्रोथ भी हो उसके लिए भी एजुकेशनल साइकोलॉजी बहुत कारगर साबित होती है। असेसिंग एंड इवेल्यूशन स्टूडेंट प्रोग्रेस, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, कितना सीखा है, उस चीज का मूल्यांकन करने के लिए भी हमें, छात्र प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की सहायता से वो चीज सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपिंग इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट, कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन का विकास, यानी कि कैसी
क्लासरूम को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसे और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा फ्रूटफुल बनाया जा सकता है, वो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की सहायता से पता चलता है। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि महत्वपूर्ण सोच और समस्या समाधान को प्रोत्साहित करना, ये भी एक रोल है। सपोर्टिंग डाइवर्स लर्निंग नीड्स, हर बच्चे की अलग नीड्स होती हैं, तो उसके नीड्स के हिसाब से उसे लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। फैसिलिटेटिंग टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, पहले क्या होता था कि टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में टीचर हायर हायरार्की पर होता था, लेकिन अब क्या है, टीचर स्टूडेंट का एक फैसिलिटेटर का रिलेशन है, यानी कि टीचर जो है एज अ फैसिलिटेटर काम करता है। तो उस तरीके से भी क्या है कि एक बेहतर एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। एड्रेसिंग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इवेल्युएट करते रहते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी कितनी इफेक्टफुल हो रही है, कितनी फ्रूटफुल हो रही है, और उन उसी के बेसिस पर हमारी जो थियोरीज है वो डेवलप होती हैं। तो वो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग के लिए काम करते रहते हैं। जैसे फ्लिप्ड क्लासरूम की अप्रोच अगर आई तो वो कितनी इफेक्टिव साबित हो रही है वो जानना, ब्लेंडेड लर्निंग कितनी इफेक्टिव हो रही है वो जानना। तो ये टेक्नोलॉजी को क्या है, एजुकेशन की फील्ड में इंटीग्रेट करना भी एजुकेशनल साइकोलॉजी का ही काम है। डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, बच्चे के अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता आए, उसका विकास हो, वहां पर उस क्षेत्र में काम करती है ये। फॉस्टरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसी एजुकेशन जिसमें सब बच्चों को क्या फील हो कि इंगेज्ड फील हो, किसी भी बच्चे को ऐसा ना लगे कि वो लेफ्ट आउट ना फील हो उसे। नेक्स्ट इज एनकरेजिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी कि आजीवन शिक्षण को प्रोत्साहित करना भी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी का काम है। तो अगर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी कि जो शैक्षिक मनोविज्ञान है, प्लेज अ वाइटल रोल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जो भी सीखने और सिखाने की जटिलताएं हैं उनको समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हमें पता चल जाता है कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है, तो हम अपनी टीचिंग को बेहतर कर सकते हैं और टीचिंग को उस बच्चे की नीड के हिसाब से कर सकते हैं। और टीचिंग का मेन मकसद क्या होता है कि फ्रूटफुल आउटकम्स हो, जो हमारे आउटकम्स हो वो बेहतर हो, पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिले। तो अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी उस चीज को समझने में, उसको बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। इट्स मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रोल आर इंटरवाइंड टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर एजुकेटर्स, रिसर्चर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। यानी कि जब हम इन चीजों को जोड़कर समझते हैं, यानी कि इसका अर्थ, स्वरूप, दायरा और भूमिका शिक्षकों, शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए आपस में जुड़े हैं। अगर हमें मीनिंग पता होगा कि क्या मीनिंग है, उसका क्या नेचर है, किस तरीके से उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ वो काम करती है, अगर हम ये चीजें समझ जाते हैं तो इससे क्या एजुकेटर्स को बहुत सहायता मिलती है। एजुकेटर्स क्या होते हैं, वो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से हमें बच्चे को पढ़ाना है, क्या बच्चे की नीड्स हैं, क्या हमारी प्रोसेस होनी चाहिए उस वक्त, क्या मेथड हमें फॉलो करना है। रिसर्चर्स को हेल्प मिलती है कि किस फील्ड में उन्हें क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, कहाँ पर उन्हें काम करना चाहिए, कहाँ पर उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। और पॉलिसी मेकर्स को कि कैसी पॉलिसीज उसके बेसिस पर बनानी है। जैसे पॉलिसी मेकर्स ने पहले क्या था, बीएड हमारी 1 साल की थी, फिर उसके बाद 2 साल की हुई, अब इंटीग्रेटेड आ चुकी है। तो वो टाइम टू टाइम जो चेंजेस है उनको समझना, उनके बेसिस पर काम करना, वो पॉलिसी मेकर्स का काम है। Next is by applying the principles of educational psychology, we can create effective learning environments, develop innovative instructional strategies, and foster the cognitive, emotional, and social growth of learners. तो अगर हम शैक्षिक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को लागू करते हैं तो हम प्रभावी शिक्षण वातावरण बना सकते हैं, नवीन सिखाने की रणनीतियों का विकास कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही कि नई नई जो मूक्स के प्लेटफॉर्म आए, या ब्लेंडेड लर्निंग आई, या फ्लिप्ड क्लासरूम आया, तो ये नई रणनीतियां आई कि कौन सी बेहतर हो सकती हैं और सीखने वालों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। यानी कि टोटली अगर हम इसे देखें नटशेल में, तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अल्टीमेटली एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म द एजुकेशनल लैंडस्केप, leading to improved academic outcomes, enhanced teacher-student relationships, and a more inclusive and supportive learning community। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की प्रॉपर नॉलेज होगी तो हम पूरा एजुकेशनल लैंडस्केप जो है उसे चेंज करने की क्षमता रखते हैं, ट्रांसफॉर्म करने की, यानी कि और बेहतर बनाने की क्षमता रखते हैं। जिससे क्या होगा, जब बेहतर बनेगा तो एकेडमिक आउटकम्स अपने आप बढ़ेंगे, टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है और अच्छा होगा, और एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट यानी कि समावेशी और सहायक शिक्षण समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें किसी भी बच्चे को लेफ्ट आउट फील ना हो, बच्चे की नीड्स के हिसाब से ही उसे एजुकेशन दी जाए, ताकि एक जो हम है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव और फ्रूटफुल बना सकें। तो एक बार से हम इस पूरे टॉपिक को समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हमें इसमें साइकोलॉजी का मीनिंग पता होना चाहिए, फिर कैसे इस
ये इवॉल्व हुई है वो पता होना चाहिए, कौन से थिंकर्स इसकी इवोल्यूशन में इन्वॉल्व हैं ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है, कि हम ह्यूमन बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, कि जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हैं वो हम जब एजुकेशन की फील्ड में अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव साइंस है, ये अप्लाइड साइंस है, सोशल साइंस है, एकेडमिक साइंस है, बिहेवियरल साइंस है, ग्रोइंग साइंस है, एम्पिरिकल अप्रोच है और इंटरडिसिप्लिनरी है। फिर आ जाता है स्कोप, यानी कि किस किस को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन से क्षेत्रों में काम करती है, तो लर्नर को समझने में, टीचर को समझने में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टडी करने में, इवेल्युएशन कैसे करनी है लर्निंग परफॉर्मेंस की, ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, लर्निंग सिचुएशंस कैसी होनी चाहिए, लर्निंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, और कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें बच्चों को प्रोवाइड करवाने हैं, उन सभी क्षेत्रों में एजुकेशनल साइकोलॉजी काम करती है। फिर आता है कि रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो भी पॉइंट्स बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कैसा टीचिंग मेथड्स होने चाहिए, क्या लर्निंग आउटकम्स हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज को समझना है, कैसे बच्चों को मोटिवेट करना है, कैसे एंगेज्ड फील करवाना है, कैसे इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को कैसे इंटीग्रेट करना है एजुकेशन की फील्ड में, कैसे उनके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए जो स्टेज है वो हमें तैयार करनी है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।